वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी में हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें आज हम देखते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। जिसमें पहला प्लांट है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन। अगर बीटी कॉटन की बात की जाए, जो सामान्य कॉटन है उसमें यदि बीटी जीन को डाल दिया जाए, या इसे कहते हैं बीटी टॉक्सिक जीन, बीटी टॉक्सिन जीन को डाल दिया जाए, या इसका एक नाम और है क्राई जीन को डाल दिया जाए, क्रिस्टल जीन या क्राई जीन को डाल दिया जाए, बीटी टॉक्सिन जीन को या क्राई जीन को डाल दिया जाए, तो ये कॉटन कैसी बन जाएगी? बीटी टॉक्सिन, बीटी कॉटन। ठीक है, कैसी बन जाएगी? बीटी कॉटन बन जाएगी। अगर बीटी टॉक्सिन जीन की बात की जाए तो बीटी शब्द किससे लिया गया है? बीटी शब्द एक सोइल बैक्टीरिया है। सोइल में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है, नाम है बैसिलस thuringiensis। बैसिलस thuringiensis। ये एक बैक्टीरिया है जो सोइल का बैक्टीरिया है, जो सोइल में पाया जाता है। उससे हमने बीटी जीन को या बीटी टॉक्सिन जीन को क्या किया? अलग किया और उसे कॉटन में डाल दिया, जिससे कॉटन क्या होगी? बीटी कॉटन बन गई। कौन सी कॉटन बन गई? बीटी कॉटन बन गई। ये बीटी कॉटन कैसे? इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंस है। कोई भी इंसेक्ट आएगा, ठीक है, तो वो इस बीटी कॉटन को डिजीज उत्पन्न नहीं कर पाएगा, इस बीटी कॉटन को खा नहीं पाएगा। ठीक है, अब कौन कौन से इंसेक्ट कॉटन पे अटैक करते हैं उनकी बात करते हैं। देखिए, अगर सामान्य कॉटन की बात की जाए तो सामान्य कॉटन पर कौन कौन से देखिए, अगर मैं सामान्य कॉटन की बात करूं तो सामान्य कॉटन पर कौन कौन से इंसेक्ट अटैक करते हैं उनकी बात करते हैं। तो जो कॉटन का प्लांट होता है उस पे लेपिडोप्टेरन्स का अटैक पाया जाता है। किसका अटैक पाया जाता है? लेपिडोप्टेरन्स का अटैक पाया जाता है, जिसमें एक होते हैं आर्मीवर्म्स, एक होते हैं टोबैको, बर्डवर्म्स। ठीक है, और कौन कॉटन के प्लांट पर अटैक करता है? तो कोलियोप्टेरन्स, डिप्टेरन्स, ये वो इंसेक्ट्स हैं जो कॉटन के प्लांट पर अटैक करते हैं। आर्मीवर्म्स, इनको जॉइंट रूप से कहते हैं लेपिडोप्टेरन्स, लेपिडोप्टेरन्स। और लेपिडोप्टेरन्स में कौन कौन से होंगे? एक आर्मीवर्म्स होंगे, एक टोबैको बेडवर्म्स होंगे, एक कोलियोप्टेरन्स होंगे। कोलियोप्टेरन्स में क्या क्या चीजें आएंगी? तो इसमें आएंगे बीटल्स। जो बीटल्स होती हैं वो अटैक करती हैं कोलियोप्टेरन्स, यानी कोलियोप्टेरन्स में क्या क्या चीजें आएंगी? बीटल्स आएंगी। अगर मैं डिप्टेरन्स की बात करूं तो डिप्टेरन्स में क्या क्या चीज आएगी? फ्लाइज या मॉस्किटोस। फ्लाइज और मॉस्किटोस, ये सब के सब कॉटन पर क्या करते हैं? अटैक करते हैं। अटैक कैसे करते हैं? ये कॉटन के बडवर्म को या लीव्स को खाते हैं। कॉटन की बडवर्म्स को खाते हैं या कॉटन के लीव्स को खाते हैं, जिस कारण से जो कॉटन का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है।
प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखिए कुछ लेपिडोप्टेरन्स है जो कि बर्ड वर्म्स या लीव्स को खाते हैं कॉटन की, जिससे कॉटन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है, इनमें कौन कौन से, आर्मी वर्म्स, टोबैको बर्ड वर्म्स, कोलियोप्टेरन्स जिसमें बीटल्स आएंगे, डिप्टेरन्स जिसमें फ्लाइज और मॉस्किटोस आएंगे। अब कैसे बीटी कॉटन यहां से इनसे हमारी रक्षा करेगा, इनसे प्लांट की रक्षा करेगा, उसको देखते हैं। देखिए जैसे ही हमने कॉटन में बीटी जीन को डाला, बीटी टॉक्सिन जीन को, या इसे क्या बोला था, क्राइजीन। ठीक है, जैसे ही हमने कॉटन में बीटी जीन को डाला या बीटी टॉक्सिन जीन को डाला तो ये बीटी कॉटन बन गई। ये जो बीटी कॉटन है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जीएमओ है। ठीक है, या इसे हम कहते हैं किलर कॉटन। अब जैसे ही इंसेक्ट इस किलर कॉटन को खाएगा तो क्राइजीन क्या करेगी, क्राई प्रोटीन बनाएगी। क्या बनाएगी, क्राई प्रोटीन बना देगी। इसे कहते हैं क्रिस्टल प्रोटीन। क्रिस्टल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही कोई इंसेक्ट ने इस बीटी टॉक्सिन जीन से ये जो क्राई प्रोटीन बना है, ठीक है, जैसे ही इसने इंसेक्ट ने बीटी कॉटन पर अटैक किया तो क्राई प्रोटीन बन गई। अब क्राई प्रोटीन क्या करेगी, वो इंसेक्ट में चली जाएगी, इसमें चली जाएगी, इंसेक्ट में चली जाएगी। जो लेपिडोवर्म्स की हम बात कर रहे थे, लेपिडोप्टेरन्स की बात कर रहे थे, उसमें चली जाएगी, इंसेक्ट में चली जाएगी, और इंसेक्ट की इंटेस्टाइन में चली जाएगी। इंसेक्ट की जो इंटेस्टाइन होती है उसमें पीएच एल्कलाइन होती है, यानी पीएच की जो वैल्यू होती है वो मोर देन 7 होती है। मोर देन कितनी होती है, 7 से ज्यादा पीएच पाई जाती है। जैसे ये इंटेस्टाइन में जाएगी तो इंटेस्टाइन की जो मिडगट है, कौन सी गट, मिडगट की एपिथेलियम, कहां चली जाएगी, एपिथेलियम में चली जाएगी। इंसेक्ट के जैसे ही इस बीटी कॉटन जो प्लांट है इसके अटैक करेगा तो यहां पर ये जो बीटी कॉटन या क्राई प्रोटीन है, ठीक है, क्राई प्रोटीन क्या करेगी, इंटेस्टाइन में चली जाएगी, जहां पर पीएच कैसी है, एल्कलाइन है, यानी मोर देन 7 है, ये मिड गट की एपिथेलियम में चली जाएगी। देखिए ये जो क्राई प्रोटीन होती है ये इनएक्टिव होती है, कैसी है, इनएक्टिव। लेकिन जैसे ये एल्कलाइन मीडियम में मिडगट की एपिथेलियम में जाएगी, मिडगट की एपिथेलियम में जाएगी तो ये एक्टिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, और इंटेस्टाइन को पोरस कर देगी। कैसी कर देगी, पोरस कर देगी, छिद्रित कर देगी, जिससे इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। इसीलिए क्या बोला, किलर कॉटन बोला। यानी ये जो क्राइजीन है ये क्राई प्रोटीन बनाएगी। कौन सी प्रोटीन बनाएगी, क्राई प्रोटीन बनाएगी, क्रिस्टल प्रोटीन बनाएगी। कौन सी प्रोटीन बनाएगी, क्राई प्रोटीन या क्रिस्टल प्रोटीन बनाएगी, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे इंसेक्ट इस प्लांट को खाता है, प्लांट की लीव्स को, ठीक है, क्या करता है, खाता है, तो ये इंसेक्ट के कहां, इंटेस्टाइन में चली जाएगी, जहां पर पीएच कैसी है, एल्कलाइन पीएच है। ठीक है, जहां पर मिडगट की एपिथेलियम में ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगी, क्योंकि इसको एक्टिव होने के लिए पीएच कैसी चाहिए, एल्कलाइन पीएच चाहिए। तो इंटेस्टाइन को कैसे कर देगी, पोरस कर देगी, इंटेस्टाइन में छिद्रित कर देगी। ठीक है, जिस कारण से जैसे इंटेस्टाइन में क्या हुए, छिद्र उत्पन्न हुए, तो ये इंसेक्ट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो कैसी प्रोटीन है, ये किलर प्रोटीन है, क्या इसे किलर कॉटन भी कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं।
देखिए, जैसे ये इंटेस्टाइन की एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है। कौन सी सेल्स है? एपिथेलियल सेल्स है। इन एपिथेलियल सेल्स, जो कि इंसेक्ट की इंटेस्टाइन में पाई जाती है, इन एपिथेलियल सेल में रिसेप्टर्स लगे होते हैं। क्या लगे रहते हैं? रिसेप्टर्स लगे रहते हैं। और जैसे ही एक्टिव ट्राइप्रोटीन यह है एक्टिव ट्राइप्रोटीन, यह है रिसेप्टर्स। जैसे ही एक्टिव ट्राइप्रोटीन इस रिसेप्टर के टच में आती है तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो रिसेप्टर क्या करते हैं? इस एपिथेलियल सेल को नष्ट कर देते हैं। एपिथेलियल सेल को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। एपिथेलियल सेल नष्ट हो जाती है, जिस कारण से जो इंटेस्टाइन है वो पोरस होती है। इंटेस्टाइन क्या हो गई? छिद्रित, पोरस, और जिस कारण से इंसेक्ट की डेथ हुई। इंसेक्ट की क्या हुई है? डेथ हुई है। बेसिकली यहां पर एपिथेलियल सेल को नष्ट किया जाता है, जिस कारण से इंटेस्टाइन कैसी होगी? पोरस, छिद्रित होगी, और इंसेक्ट की क्या होगी? डेथ होगी। अगर बीटी कॉटन की बात की जाए तो अब तो बीटी कॉर्न, बीटी ब्रिंजल जैसी और भी बहुत सी वैरायटीज बनाई गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि बीटी कॉटन बोलवर्म्स के प्रति कैसे, कौन सी जीन ऐसी है जो बीटी कॉटन की बोलवर्म्स के प्रति क्या है? रेजिस्टेंट है। देखिए, जो बीटी टॉक्सिन होते हैं ना, क्या चीज? बीटी टॉक्सिन, वो इंसेक्ट के प्रति स्पेसिफिक होते हैं। कैसे है? इंसेक्ट के प्रति स्पेसिफिक है, यानी अगर एक स्पेसिफिक इंसेक्ट अटैक करता है तो उसके लिए अलग बीटी टॉक्सिन यूज में रहेगा। जैसे अगर मैं बोलवर्म्स की बात करूं, बोलवर्म्स कौन से? कॉटन वाले, जो कॉटन पे अटैक करते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलवर्म्स की बात करूं तो इसके लिए जो बीटी टॉक्सिन काम में आएगा या जो बीटी जीन काम में आएगी वो आएगी क्राई 1AC या क्राई 2AB, ठीक है। और यदि मैं कॉर्न बोरेल की बात करूं, ये मक्के वाला कॉर्न, मक्के वाला, तो इसके लिए जो जीन काम में आएगी या जो प्रोटीन काम में आएगी वो आएगी क्राई 1AB। देखिए, जो बीटी टॉक्सिन होते हैं ना, वो इंसेक्ट के प्रति स्पेसिफिक होते हैं। एक स्पेसिफिक इंसेक्ट के लिए स्पेसिफिक टॉक्सिन चाहिए। जैसे जो बोलवर्म्स है जो कॉटन पे अटैक करते हैं, उनके लिए क्राई 1AC और क्राई 2AB हमें क्या चाहिए? टॉक्सिन चाहिए। जबकि कॉर्न बोरर जो कि इंसेक्ट है, जो कि कॉर्न पर अटैक करता है, मक्के पर अटैक करता है, उसके लिए क्राई 1AB टॉक्सिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्पेसिफिक इंसेक्ट के लिए स्पेसिफिक टॉक्सिन की रिक्वायरमेंट होती है। अब थोड़ा सा कॉटन के बारे में और देखते हैं।
देखिए, यदि फादर ऑफ बीटी कॉटन पूछा जाए तो वो है अर्नस्ट बर्लिंगर। अर्नस्ट बर्लिंगर। और यदि फादर ऑफ इंडियन बीटी कॉटन पूछा जाए वो है विजय आत्मा। विजय आत्मा। ठीक है। अगर फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट पूछा जाए फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट पूछा जाए वो था टोबैको। टोबैको। और फर्स्ट इंडियन ट्रांसजेनिक प्लांट पूछा जाए फर्स्ट इंडियन ट्रांसजेनिक प्लांट पूछा जाए वो था बीटी ब्रिंजल। बीटी ब्रिंजल। फादर ऑफ बीटी कॉटन है अर्नस्ट बर्लिंगर। अर्नस्ट बर्लिंगर। फादर ऑफ इंडियन बीटी कॉटन है विजय आत्मा। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था वर्ल्ड में तो वो था टोबैको। और फर्स्ट इंडियन ट्रांसजेनिक प्लांट क्या था बीटी ब्रिंजल था। और बीटी कॉटन यूएसए में बनाया गया। कहां बनाया गया प्लांट था यूएसए में बनाया गया प्लांट था। अब आगे चलते। देखिए, जैसे ये एक डीएनए है, क्या है डीएनए। डीएनए जब डीएनए अपने जैसा एक और डीएनए बनाता है इसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए आरएनए बनाता है क्या बनाता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए बनाता है इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए क्या बनाता है प्रोटीन बनाता है। और इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। जैसे ही कोई प्रोटीन बनती है तो किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। यदि मैं चाहता हूं ये प्रोटीन बनेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा। यदि मैं इस कैरेक्टर का जो एक्सप्रेशन है उसे रोकना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। देखिए, जो डीएनए होता है उसके डबल स्ट्रैंड होते हैं। कितने स्ट्रैंड है 2 स्ट्रैंड है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंड है। जो डीएनए के डबल स्ट्रैंड है ना ये 2 स्ट्रैंड है डीएनए, जिसमें एक कहलाता है सेंस स्ट्रैंड। सेंस स्ट्रैंड और दूसरा कहलाता है एंटी सेंस स्ट्रैंड। जो एंटी सेंस स्ट्रैंड है ना ये है एंटी सेंस स्ट्रैंड। जो एंटी सेंस स्ट्रैंड है ना, ठीक है, वही एमआरएनए बनाएगा। वही क्या करेगा एमआरएनए बनाएगा।
और वही एमआरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। सेंस स्ट्रैंड एमआरएनए नहीं बनाता। यदि सेंस स्ट्रैंड भी एमआरएनए बना दे, मान लो क्या हो गया कि सेंस स्ट्रैंड ने एमआरएनए बना दिया, तो एक एमआरएनए ये है, एक एमआरएनए ये है, दोनों एमआरआई आपस में जुड़कर डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना देंगे। क्या बना देंगे, डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए। ठीक है, क्या बना देंगे, डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए। एमआरएनए होता कैसा है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन चूंकि सेंस स्ट्रैंड ने भी आरएनए बना दिया और एंटी सेंस स्ट्रैंड तो आरएनए बनाता ही है, तो अब आरएनए आपस में मिलकर कैसे होंगे, डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए होंगे। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए प्रोटीन बना ही नहीं पाए, प्रोटीन बना ही नहीं पाए। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को कहते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस या इसे कहते हैं आरएनए साइलेंसिंग। आरएनए का साइलेंस हो जाना, आरएनए का प्रोटीन ना बना पाना, आरएनए का साइलेंस हो जाना। आरएनए प्रोटीन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आरएनए जो सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए था वो कैसा हो गया, डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड क्यों हुआ, क्योंकि सेंस स्ट्रैंड ने भी क्या कर दिया, आरएनए का फॉर्मेशन कर दिया। इस तरीके से कई ट्रांसजेनिक प्लांट उत्पन्न किए गए हैं, किस टेक्निक द्वारा, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक द्वारा, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक द्वारा या आरएनए साइलेंसिंग की प्रोसेस द्वारा। अब इसको देखते हैं। देखिए, अब बात करते हैं फ्लेवर सेवर टोमेटो की। फ्लेवर सेवर टोमेटो की अगर मैं बात करूं तो इसमें बेसिकली होता क्या है, देखिए जो टोमेटो होता है ना उसमें एक एंजाइम पाया जाता है, बीटा गैलेक्टोयूरोनेज। ये एंजाइम जो टोमेटो की सेल वॉल है उसको डिसॉल्व करता है, टोमेटो की सेल वॉल को डिसॉल्व करता है, या सेल वॉल में जो पैक्टिन पाया जाता है उसको क्या करता है, डिसॉल्व करता है। जैसे ही पैक्टिन डिसॉल्व होगी तो टोमेटो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, या यूं कहूं तो टोमेटो की जो शेल्फ लाइफ है वो कम हो जाती है, या टोमेटो की शेल्फ लाइफ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। टोमेटो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और टोमेटो खराब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि शेल्फ लाइफ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। या जो फ्रूट की राइपनिंग होती है, फलों का पकना होता है, उसके लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है, बीटा गैलेक्टोयूरोनेज, बीटा गैलेक्टोयूरोनेज। ठीक है, ये एंजाइम पकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जो जल्दी टोमेटो को पका देगा जिस कारण से शेल्फ लाइफ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फ्लेवर सेवर टोमेटो तैयार किया गया कैलिफोर्निया द्वारा, कैलिफोर्निया की एक कंपनी द्वारा फ्लेवर सेवर टोमेटो क्या किया गया, तैयार किया गया। उसने क्या किया, देखिए जो टोमेटो तैयार किया उसमें किस टेक्निक का यूज किया गया, आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, क्या इसे एंटीसेंस टेक्निक बोला गया। एंटीसेंस टेक्निक बोला गया, जिसमें जो सेंस वाला जो डीएनए था, सेंस स्ट्रैंड था डीएनए का, वहां से भी आरएनए बनाया गया और सेंस और एंटीसेंस आरएनए मिल गए, तो जिस कारण से क्या हुआ कि जो प्रोटीन थी,
ठीक है, प्रोटीन का एक्सप्रेशन नहीं हो पाया, उस डीएनए का एक्सप्रेशन नहीं हो पाया, प्रोटीन ही नहीं बन पाई, क्योंकि उसने क्या किया, बीटा गैलेक्टोयूरोनेज को इनहिबिट कर दिया। इसके इनहिबिट होते ही जो सेल वॉल थी वो डिसॉल्व होना कम होगी और शेल्फ लाइफ बढ़ गई। शेल्फ लाइफ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो किस टेक्निक द्वारा, आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए एंटीसेंस टेक्निक के द्वारा फ्लेवर सेवर टोमेटो कैलिफोर्निया द्वारा तैयार किया गया, जिसमें बीटा गैलेक्टोयूरोनेज को इनहिबिट किया गया। जो एंजाइम पकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फलों को पकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे क्या किया गया, इनहिबिट किया गया, जिससे शेल्फ लाइफ को क्या किया गया, इंक्रीज किया गया। ठीक है, अब यहां से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, ये दोनों क्वेश्चन ग्रेड 1 में आए हुए, ये ग्रेड 1 2022 और ये ग्रेड 1 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द टेक्निक विच इज यूज्ड टू एनहांस द शेल्फ लाइफ ऑफ टोमेटो। ऐसी कौन सी टेक्निक है जो यूज की जाती है इनहेंस, बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, टोमेटो की शेल्फ लाइफ को। क्या वो एंटीसेंस टेक्निक होती है, बिल्कुल। एक्स वीवो जीन ट्रांसफर नहीं, रोबर्टसोनियन ट्रांसफर नहीं, मॉलिक्यूलर फार्मिंग नहीं। कौन सी टेक्निक है, वो एंटीसेंस टेक्निक है। और इसे क्या बोला था, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक बोला था। फ्लावर सेवर टोमेटो वर प्रोड्यूस्ड बाय ब्लॉकिंग द एक्सप्रेशन ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, यानी जो फ्लावर सेवर टोमेटो है वो प्रोड्यूस किए गए हैं किसको, एक्सप्रेशन को ब्लॉक करने के लिए। तो हम जानते हैं कि पॉलीग्लैक्टोयूरोनेज के एक्सप्रेशन को ब्लॉक करता है कौन, फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो पैक्टिनेज को नहीं, एमाइलेज को नहीं, काइटिनेज को नहीं, किसको भी ब्लॉक करता है, पॉलीग्लैक्टोयूरोनेज को ब्लॉक करता है।